हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं जॉन लॉक के कुछ अन्य विचार। उसके सामाजिक समझौता संबंधी विचारों को हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम जॉन लॉक के थोड़े कुछ अन्य बिंदुओं से रिलेटेड राजनीतिक विचारों को देखने जा रहे हैं। जैसे पहले हम लेते हैं जॉन लॉक के राज्य संबंधी विचार। ये हमने टाइटल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, राज्य संबंधी विचार या लॉक के राज्य की विशेषताएं और स्वरूप। तो ये हम जान चुके हैं कि व्यक्ति एक समझौते के द्वारा, एक सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण करते हैं। तो उस राज्य में कौन सी विशेषताएं लॉक देखता है या उस राज्य का कैसा स्वरूप लॉक रखता है, वो हम यहाँ देख रहे हैं। हमें कुछ बहुत सारे मामलों में हॉब्स से थोड़ा सा लॉक का राज्य अलग स्वरूप का दिखाई देगा। लॉक के राज्य की विशेषताओं में हम पहले बिंदु पे आते हैं और पहला बिंदु हमने लिखा हुआ है कि राज्य सहमति पर आधारित है। लॉक कहता है कि राज्य सहमति पर आधारित है और ये हम सब जानते हैं कि क्योंकि समझौते के द्वारा ही राज्य का निर्माण हुआ है और व्यक्तियों ने अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से जो राज्य का निर्माण करना चाहते हैं उन सभी व्यक्तियों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। और लॉक के संबंध में एक स्पेशल बात यह है कि वो ये भी कहता है कि जो व्यक्ति इस समझौते में शामिल नहीं होना चाहते हैं वो उससे अलग रह सकते हैं, वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ववत बने रह सकते हैं। और इतना भी कहता है कि वो भावी पीढ़ियों तक की बात करता है कि बाद में इस समझौते को अगर ये नेक्स्ट पीढ़ियाँ स्वीकार करना चाहती हैं तो वो तभी माना जाएगा जब वो राज्य की किसी सेवा को स्वीकार कर लेती हैं, तो ये एक्सेप्टेशन माना जाएगा, अदरवाइज वो फ्री हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, लॉक राज्य को सहमति पर आधारित मानता है, फोर्स पर नहीं, सहमति पर आधारित। दूसरी विशेषता कि राज्य जन कल्याण का एक साधन है, ऐसा लॉक मानता है। और वो कहता है कि राज्य को व्यक्ति ने अपने कार्य के लिए, अपने कार्यों के लिए बनाया है। तो राज्य एक मात्र साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना है। और शासन का या राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों की भलाई करना है, उनका कल्याण करना है। ये व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है। तीसरी विशेषता कि राज्य सीमित और मर्यादित है। जबकि हमने हॉब्स के राज्य को देखा था तो वो बहुत निरंकुश हमें दिखाई दिया। हॉब्स सारे के सारे व्यक्तियों के अधिकारों को राज्य को समर्पित करवा दिया था हॉब्स ने। पर लॉक का राज्य थोड़ा सा यहाँ हमें डिफरेंट दिखाई देता है और लॉक एक सीमित और मर्यादित, मतलब लिमिटेड राज्य की स्थापना करता है, निरंकुश राज्य की नहीं, और उस पर बहुत सारी सीमाएं लगाता है। ये हम पहले सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ते समय भी देख चुके हैं कि राज्य प्राकृतिक कानूनों से बाधित है, राज्य प्राकृतिक अधिकारों से बाधित है और राज्य सहमति पर आधारित है, विधि से बाधित है। राज्य नागरिकों की प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इवन लॉक सरकार को एक ट्रस्टी की तरह मानता है जो व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों को धरोहर की तरह रक्षित करती है। तो राज्य सीमित और मर्यादित है। चौथी बात, राज्य वैधानिक है, ये लॉक कहता है। और वो कहता है कि विधि का शासन श्रेष्ठ है। राज्य वैधानिक है, विधि का शासन श्रेष्ठ है, मनमाना शासन नहीं होना चाहिए और राज्य को विधि के अधीन रहना चाहिए, विधि के द्वारा संचालित होना चाहिए। और वो कहता है कि शासक और शासित दोनों को समान रूप से, उचित रूप से विधियों का पालन करना चाहिए और यदि कानून नहीं होता है, विधि नहीं होती है, तो अत्याचार की शुरुआत हो जाती है, ये लॉक का मानना है। तो किसी भी हालत में ये एक बड़ी देन मानी जाती है लॉक की कि वो शासक और शासित दोनों को कानून के अंतर्गत रहकर ही, कानून के अंतर्गत ही रखना चाहता है और उसी के अधीन रखना चाहता है। पांचवी बात, राज्य धर्म सहिष्णु है। लॉक का राज्य धर्म सहिष्णु दिखाई देता है और वो कहता है
कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और विभिन्न धर्मों का आदर करना चाहिए, क्योंकि उसका मानना है कि धार्मिक विश्वास व्यक्ति की अंतरात्मा का विषय है और राज्य को उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। उसका विषय, राज्य के विषय बाहरी होते हैं, अंतरात्मा से संबंधित नहीं। छठी बात जो हमें दिखाई देती है, हम बहुत संक्षेप में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि लॉक एक निषेधात्मक राज्य की स्थापना करता है, मतलब राज्य को कम से कम काम देता है और राज्य केवल उन्हीं कामों को करता है जिससे व्यक्तियों की असुविधाएं और कठिनाइयां दूर हो जाएं जो उसको प्राकृतिक अवस्था में महसूस होती थी। जैसे वो सिर्फ, क्योंकि विधियों की व्याख्या करने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, उनको क्रियान्वित करने वाली कोई सिस्टम नहीं था और उनका उल्लंघन करने पे दंड देने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी, तो राज्य का कार्य सिर्फ इन तीनों कार्यों को करना और व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना मात्र है। इसके अलावा राज्य को बहुत सारे कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लॉक का मानना है। वो उसको बहुत सारे कार्य करने के लिए नहीं देता है। इसके अलावा लॉक के हम विद्रोह और क्रांति से संबंधित विचार भी देख लेते हैं। राज्य संबंधी विचारों के बाद में ये जुड़े हुए विचार हैं उससे और इम्पोर्टेंट विचार माने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात लॉक ने कही थी और व्यक्तियों को विद्रोह और क्रांति का अधिकार लॉक देता है। लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसको फिलोसोफर ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके विचारों का प्रभाव 1688 की इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति पर दिखाई दिया। वो लॉक वहाँ तब तो था ही, मौजूद था और वो उसके सपोर्ट में था। फ्रांस की क्रांति 1789 पर भी लॉक के विचारों का असर दिखाई दिया और अमेरिका की क्रांति जो 1775 से 83 तक चली थी और 1776 में उसकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र निकाला गया था, उस पर लॉक के विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। लॉक कहता है कि यदि कोई शासन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, अपने कर्तव्यों का पालन ना करे और अत्याचारी शासन का रूप धारण कर ले तो उसे क्रांति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये एक बड़ी बात है कि लॉक व्यक्तियों को, जनता को, प्रजा को अपने शासन को हटाने का अधिकार देता है और बल्कि वो कहता है कि ये उसका पवित्र अधिकार है। वो कहता है कि अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना नागरिकों का पवित्र अधिकार है। हालांकि ये जो विद्रोह और क्रांति का अधिकार लॉक देता है, ये सरकार के विरुद्ध देता है, शासन के विरुद्ध देता है, राज्य के विरुद्ध नहीं। और सरकार को बदलने से, मतलब विद्रोह के द्वारा या क्रांति के द्वारा सरकार को हटाने से राज्य के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आता। और एक बात और लॉक कहता है यहाँ पर कि विद्रोह का अधिकार सिर्फ बहुसंख्यक वर्ग, मतलब बहुमत ही कर सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि लॉक या तो सर्वसम्मति या फिर बहुमत को श्रेष्ठ मानता है। तो बहुत थोड़े से व्यक्तियों को नहीं, बल्कि यदि बहुमत विद्रोह और क्रांति को करता है तो ये माना जाएगा कि वो जस्टिफाइड है और ऐसा किया जा सकता है। लॉक के व्यक्तिवाद संबंधी विचारों को भी हम यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। वॉहन कहते हैं कि लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर काटती है। मतलब लॉक के विचार में व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके सारे विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम लॉक के विचारों में व्यक्तिवादी जिन तत्व को देखते हैं, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि वो राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा मानता है, उनकी सहमति से मानता है, उनके द्वारा किए गए समझौते से मानता है। तो अपने आप में ये व्यक्तियों को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाली बात है। ये एक प्योरली व्यक्तिवादी तत्व है कि वो राज्य जैसी चीज को भी व्यक्तियों के द्वारा निर्मित मान रहा है, राज्य को कृत्रिम मान रहा है। दूसरी बात कि ये भी एक बहुत अलग तरीके की बात है, ऐसा हॉब्स में नहीं दिखाई देता, कि उसने सदस्यता स्वीकार करने की बाध्यता नहीं रखी और वो भावी पीढ़ियों तक के लिए सोचता है कि वो चाहें तो उससे दूर रह सकती हैं। और ये भी हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि
और उसकी सरकारी सेवाओं को वो यदि स्वीकार कर लेती हैं तो वो उसके मेंबर माने जाएंगे, अदरवाइज वो चाहे तो प्राकृतिक अवस्था में रह सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं माना जाता, आलोचना की जाती है इसके लिए। तीसरी बात कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों की असुविधाओं को दूर करने के लिए लॉक ने माना है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं उत्पन्न हो गई थी और उनको दूर करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। मतलब राज्य व्यक्ति की असुविधाओं को दूर करने के लिए बना है, राज्य के लिए व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति के लिए राज्य बना है, उसके कार्य करने के लिए बना है। चौथी बात, लॉक के विचारों में जो हमें व्यक्तिवादी बात, बहुत बड़ी व्यक्तिवादी बात दिखाई देती है कि वो अदेय प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है और वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ अधिकार मौजूद थे, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, और उनको नष्ट नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह की सरकार में, किसी भी तरह के शासन में। ये उसके प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं और वो उसके साथ हमेशा रहेंगे। अगली बात जो हमें, पांचवी बात है, हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सरकार को लॉक मात्र एक ट्रस्टी मानता है जो जनता के अधिकारों की धरोहर की तरह रक्षा करता है। ट्रस्टी जो जिसको हम कोई सामान सौंपते हैं और वो उसको सुरक्षित रखता है और वापस लौटा देता है, वैसे ही सरकार को भी लॉक ट्रस्टी मानता है जो कि जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, और यदि वो नहीं कर पाता है तो वो फेल माना जाता है और उसको फिर हटाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात हमें दिखाई देती है जो व्यक्तियों के फेवर में हमें लॉक के विचारों में दिखाई देती है। सिक्स्थ बात हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, छठी बात, कि सरकार पर विभिन्न प्रतिबंध लॉक लगाता है, बहुत सारी सीमाएं लगाता है। वो सीमित सरकार की बात करता है और वो हॉब्स की तरह नहीं, हॉब्स तो मानता था कि कानून राजकीय आदेश होते हैं, जो राज्य के राजा के या राज्य के जो भी आदेश हैं वही कानून है, पर लॉक उसके अलग बात करता है और लॉक कहता है कि कानूनों से राज्य बाधित होता है और कानूनों की प्रेरणा प्राकृतिक भी होती है। प्राकृतिक अधिकारों का भी बंधन वो सरकार पर लगाता है, और क्योंकि सरकार प्राकृतिक अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकती, वो तो उसे हर हालत में व्यक्तियों को देने ही देने हैं, और सरकार तभी तक चल सकती है जब तक उसको जन सहमति प्राप्त है, अदरवाइज उसे टिके रहने का हक नहीं है। सातवीं बात, विद्रोह का अधिकार या क्रांति का अधिकार लॉक व्यक्तियों को देता है और वो कहता है कि यदि जिन कार्यों की वजह से या जिन कारणों की वजह से प्राकृतिक अवस्था में जो असुविधाएं उत्पन्न हो गई थी उनको दूर करने की वजह से यदि राज्य का निर्माण किया गया है और राज्य उन सब कार्यों को नहीं कर पा रहा है, सरकार उन सब कार्यों को नहीं कर पा रही है, तो व्यक्तियों को लॉक ये अधिकार देता है कि वो उस सरकार को हटा दे, विद्रोह कर दे, उसके विरुद्ध क्रांति कर दे और उसको पदच्युत कर दे। नेक्स्ट, आठवां पॉइंट हमने यहाँ दिखाई देता है लॉक के विचारों में, व्यक्तिवादी तत्व कि वो व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता देना चाहता है और राज्य को धर्म सहिष्णु बनाना चाहता है, और वो कहता है कि व्यक्तियों की अंतरात्मा में दखल करने का राज्य उन व्यक्तियों के धार्मिक मामलों में दखल ना दे, ये बेटर है। लॉक के हम कुछ और विचार देख लेते हैं, जैसे उसके प्राकृतिक अधिकार और निजी संपत्ति संबंधी विचारों को हम देख लेते हैं, और ये हम बार बार पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 अधिकार प्राप्त थे, ऐसा लॉक ने बताया है। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। इनको उसने प्राकृतिक अधिकार बताया है, अर्थात प्रकृति प्रदत्त अधिकार बताया है। इसको राज्य ने व्यक्तियों को नहीं सौंपा है, ये तो उसको प्रकृति से मिले हैं, उसको मनुष्य होने के नाते प्रकृति से ही ऑटोमेटिकली प्राप्त हैं और राज्य इनका हनन नहीं कर सकता। राज्य ने इनको क्रिएट नहीं किया है, राज्य ने इनको नहीं बनाया है, तो उसका हनन भी नहीं कर सकता है, इनको छीन भी नहीं सकता है, बल्कि राज्य को बनाया इसलिए गया है ताकि वो इन अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सके, व्यक्तियों को प्रदान कर सके। तो लॉक कहता है कि ये तीनों अधिकार, ये वो अधिकार हैं जिन्हें कभी छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार प्रकृति प्रदत्त हैं, मूलभूत हैं और कभी ना छोड़े जा सकने वाले अधिकार हैं। इन्हें राज्य, समाज और
कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। ये किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। शासन का मुख्य कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना होता है, ऐसा लॉक का विचार है। पहला जो अधिकार है, यहाँ हम उसका थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीवन का अधिकार से लॉक का मतलब था आत्मरक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। मतलब व्यक्ति ना तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर सकता है और ना ही किसी और को करने दे सकता है। मतलब उसको जीवन जीने का, आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और इसको कोई नहीं छीन सकता। ये उसका प्राकृतिक अधिकार है। दूसरे अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की लॉक बात करता है कि अपनी इच्छा, स्वतंत्रता के अधिकार से मतलब है, लॉक बताता है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना और दूसरों से बाध्य न होना। हालांकि इसको स्वेच्छाचारी व्यक्ति को वो नहीं बनाना चाहता है, पर लॉक स्वतंत्रता के अधिकार को व्यक्तियों को सौंपना चाहता है। व्यक्ति दूसरों से बाध्य नहीं है, दूसरों का ऑर्डर मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। और ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था में क्योंकि प्रचलित था, इसलिए इसको हमेशा के लिए प्राकृतिक अधिकार ही माना जाना चाहिए। तीसरा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। हालांकि जब लॉक अपने विचार व्यक्त करता है संपत्ति के अधिकार के बारे में, बहुत विस्तार से लॉक ने विचार दिए, तो कभी कभी तो उसको इतने विस्तृत रूप में उसने यूज किया कि जीवन और स्वतंत्रता को भी उसके अंदर ही गिना दिया। पर कुल मिलाकर के लॉक संपत्ति के अधिकार को नेचुरल राइट मानता है, प्राकृतिक अधिकार मानता है। और लॉक के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, संपत्ति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और उसने कहा कि ईश्वर ने भूमि और सभी वस्तुएं सब व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की है। यहाँ हम स्क्रीन पर यहाँ नीचे देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है कि लॉक किसे मानता है निजी संपत्ति। उसने कहा कि ईश्वर ने भूमि और सभी वस्तुएं सब व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की हैं, और जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर प्रदत्त चीजों से मिश्रित करता है तो वो इन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना लेता है। तो इस तरह से निजी संपत्ति का उदय होता है जब व्यक्ति ईश्वर प्रदत्त चीजों में अपना शारीरिक श्रम मिला लेता है। और लॉक ये कहता है कि संपत्ति रखना, निजी संपत्ति रखना व्यक्ति का अधिकार है और इसको छीना नहीं जा सकता। हालांकि बहुत विस्तार से उसने निजी संपत्ति पर अपने विचार दिए हैं, निजी संपत्ति की वकालत की है। शुरू में लॉक ने निजी संपत्ति पर कुछ सीमाएं लगाई अपने विचारों को व्यक्त करते समय। जैसे उसने कहा कि किसी को भी संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है, और उसने ये भी कहा कि व्यक्तियों को दूसरों के लिए भी काफ़ी छोड़ देना चाहिए संपत्ति का पार्ट। उसने ये भी कहा कि निजी संपत्ति वही हो सकती है जिसे श्रम से अर्जित किया जाता है। पर बाद में लॉक स्वयं अपने तर्कों के द्वारा उन्हें इन सीमाओं को हटा भी देता है, और वो कहता है कि संपत्ति को मुद्रा में बदला जा सकता है। ये भी कहता है कि आवश्यकता से अधिक भूमि वगैरह भी उचित है रखना यदि वो समाज के लिए उपयोगी हों, उत्पादन करे, यदि इस संपत्ति के द्वारा जो समाज के काम आए तो ज़्यादा संपत्ति रखना भी उचित है। वो ये भी कहता है कि श्रम व्यक्तिगत संपत्ति है पर इसे बेचा जा सकता है और फिर इस श्रम पर खरीदने वाले का हक हो सकता है। तो तर्क करते लॉक निजी संपत्ति पर जो सीमाएं लगाई थी वो भी हटा लेता है। तो इन कुल मिलाकर के जो उसके विचार सामने आते हैं निजी संपत्ति पर, उससे वो बहुत उत्कट पूंजीवादी प्रतीत होता है, निजी संपत्ति का समर्थक प्रतीक होता है। लॉक की जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा थी, इसने काफ़ी प्रभाव डाला था उस समय लॉक का कहना था कि प्राकृतिक अवस्था के अधिकार राज्य की स्थापना के बाद भी बने रहते हैं और राज्य और समाज के लिए इनका सम्मान करना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। तो ये लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचार हम देख चुके हैं। एक बहुत बड़ा उत्कट प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक के रूप में लॉक का नाम लिया जाता है। लॉक की देन भी हम यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। लॉक का योगदान, लॉक का प्रभाव। लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक बहुत बड़ा उदारवादी था, लिबरल, एकदम व्यक्तियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता देने वाला, उसके अधिकारों का समर्थक, व्यक्तिवाद का समर्थक के रूप में लॉक सामने आता है। हम उसके व्यक्तिवादी विचार देख चुके हैं। वो राज्य का निर्माण भी
व्यक्तियों के द्वारा बताता है, राज्य का अस्तित्व भी व्यक्तियों के लिए बताता है और प्राकृतिक अधिकारों का प्रचंड समर्थक है। और यहाँ तक कि यदि सरकार एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करती, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करती है, तो विद्रोह का और क्रांति का अधिकार लॉक व्यक्तियों को देता है। बिल्कुल सहमति पर आधारित सरकार की स्थापना वो करना चाहता है, बिल्कुल वैधानिक राज्य बनाना चाहता है, कानून का शासन चाहता है। तो एक बहुत बड़ा लोकतंत्रवादी, बहुत बड़ा विधि के शासन का समर्थक, बहुत बड़ा प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक के रूप में लॉक सामने आता है। एक ऐसी जनसहमति पर आधारित सरकार के बड़े समर्थक के रूप में भी लॉक सामने आता है। उसने शक्ति पृथक्करण, ये हमने क्योंकि हम शॉर्ट में उसके विचारों को पढ़ रहे हैं, तो शक्ति पृथक्करण से संबंधित विचारों को हमने नहीं देखा है, पर लॉक सरकार के 3 अंगों में शक्ति का पृथक्करण चाहता है। मतलब कुल मिलाकर के वो बहुत सरकार की शक्तियों को लिमिटेड रखना चाहता है, सीमित रखना चाहता है। जहाँ भी उसे मौका मिलता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहता है। तो वो इसलिए भी लॉक को याद किया जाता है कि बाद में जो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को डेवलप किया, उसका बीजारोपण लॉक ने ही कर दिया था। तो और प्राकृतिक अधिकारों के प्रचंड समर्थक के रूप में तो हम उसे जानते ही हैं। तो ये लॉक के योगदान और प्रभाव तो रहा ही, हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि लॉक के विचारों का प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक नजर आया। और हमने इंग्लैंड की क्रांति पर, फ्रांस की क्रांति पर और अमेरिकन स्वतंत्रता क्रांति पर लॉक के प्रभाव को देखा। ये वो प्रभावित हुए थे लॉक के विचारों से। मैक्सी कहते हैं कि भावी पीढ़ियों ने हॉब्स का नहीं किंतु लॉक का समर्थन किया। और वर्तमान समय हम जानते हैं लोकतंत्र का समय है और लॉक के विचारों का प्रभाव कहीं ना कहीं अभी तक विद्यमान है। धन्यवाद।